हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट एज वेल एज रेजोनेंस इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसको मेसोमेरिक इफ़ेक्ट कह सकते हैं या रेजोनेंस इफ़ेक्ट कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। एंड आज के इस लेक्चर में हम प्लस एम एंड प्लस आर दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्लस एम और प्लस आर दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर में पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, जिसको पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या सीक्वेंस होगा, किस तरह के सीक्वेंस प्लस एम के लिए होते हैं, किस तरह से आप उनको याद रख सकते हैं, क्या लॉजिक होता है उस सीक्वेंस के लिए, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के अंदर आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले बच्चों, ये परमानेंट इफ़ेक्ट होता है, इट इज़ परमानेंट इफ़ेक्ट। ये मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट रहेगा। सेकेंड, इट इज़ ऑपरेटेड ओनली व्हेन मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेटेड। अगर मॉलिक्यूल आपका कॉन्जुगेटेड नहीं है तो उसके अंदर हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों कि मॉलिक्यूल आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब क्या क्या कंडीशन होता है कॉन्जुगेशन का, जिनको अभी तक नहीं पता है वो आप लोग रेजोनेंस पार्ट 1 वाले लेक्चर में जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो जब तक बच्चों आप लोगों को कॉन्जुगेशन का मतलब नहीं पता चलेगा तब तक आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप रेजोनेंस का पार्ट 1 देख लीजिए, जहाँ पे मैंने रेजोनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, एज वेल एज टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने बताया है। उसको रेफ़र करने के बाद आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। नाउ तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों? तीसरा कंडीशन है इस इफ़ेक्ट के अंदर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन्स की परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है किसके अंदर? मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के अंदर। चलिए नाउ जो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट हमारा होता है, ये तीनों लाइन का मतलब हम एक एक करके समझेंगे बच्चों। पहला 2 लाइन तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये कंडीशन होता है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को करवाने के लिए। ये इफ़ेक्ट एक परमानेंट इफ़ेक्ट है बच्चों। सेकेंड, ये उन्हीं मॉलिक्यूल के अंदर ऑपरेट होता है जो कॉन्जुगेटेड होते हैं। एंड तीसरा, ध्यान रखिएगा कि इस इफ़ेक्ट के अंदर हमेशा क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होती है और परमानेंट होती है। सबसे पहले मेसोमेरिक इफ़ेक्ट 2 तरह के होते हैं, जिसके अंदर हम पहले पार्ट में प्लस एम या फिर आप प्लस आर कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, इस इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। प्लस एम का मतलब होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट या प्लस आर का मतलब होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट। बोथ हैव द सेम मीनिंग। इस इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर कोई एटम या ग्रुप प्रेजेंट है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना होता है। मतलब बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट के थ्रू एटम या ग्रुप जो भी हमारे पास प्रेजेंट है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, उसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लस एम एंड प्लस आर ग्रुप कहते हैं। और इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब जैसा कि बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। सो बेसिकली ये कंडीशन हमारा क्या है,
रेजोनेंस का है, दिस इज़ अ कॉन्जुगेटेड कंडीशन। तो ये जो हमारा O नेगेटिव है ये एक्चुअली में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। तो जब कोई एटम या ग्रुप किसी भी सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में मौजूद होता है और उस कॉन्जुगेशन के अंदर अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, तो हम इसी तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? प्लस एम ग्रुप कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लस एम ग्रुप ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिनका काम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। कब? जब वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज, और एक और बात मैंने आप लोगों को रेजोनेंस के पार्ट 1 में कहा था कि इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन देन दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली रेजोनेंस के अंदर बच्चों क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन की ही डीलोकलाइजेशन होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, सिंस ये कॉन्जुगेशन में मौजूद है, तो इस नेगेटिव चार्ज को भी हम क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट ही क्या होती है? रेजोनेंस के अंदर होती है। तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में आ जाएगा, आपको एक अनदर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? देखिए, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O, ये अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो पहला स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर को गौर से देखिए बच्चों। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को देके इस सिस्टम के ऊपर क्या किया? नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। इसीलिए इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? प्लस एम ग्रुप कहेंगे। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से हमें मॉलिक्यूल दिया है जिसमें NH2 का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन वाला, ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। तो बेसिकली ये लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा? ये डोनेट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और टूटने के बाद कार्बन को देगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करवाने के बाद अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे आएगा प्लस, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा क्या था? न्यूट्रल। तो यहाँ पे भी आपका ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो कार्बन अगर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करते ही कार्बन कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड का सिस्टम है जिसके साथ NH2 का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में मौजूद था, इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये ग्रुप यहाँ पे फिर से किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्लस एम ग्रुप की तरह। तो जब कोई भी ग्रुप जब भी कोई ग्रुप अगर जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ मौजूद होता है और जब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू करता है, हम उसी तरह के सिस्टम को, उसी तरह के ग्रुप और एटम को क्या कहते हैं बच्चों? प्लस एम ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से बच्चों लेट अस एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान के चलिए आपके पास एक सिस्टम दिया है जहाँ पे कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। सो इस केस में भी क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन है, सिंस ये कॉन्जुगेशन में है, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्टिंग एज अ पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन का ही तो डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस में। तो जैसे ये डीलोकलाइजेशन होगा इसका, यहाँ पे अनदर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा? CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज दे रहा है। मतलब ये ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। तो ये ग्रुप भी हमारा क्या होगा बच्चों? प्लस एम ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से मुझे मॉलिक्यूल दिया है
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव। तो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ फिर से सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, तो फिर से ये रेजोनेंस में जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। टूटने के बाद आप देख सकते हैं फिर से कार्बन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH मिलेगा। तो आप फिर से देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो ये ग्रुप फिर से किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस एम ग्रुप। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ जिससे डायरेक्टली आप एग्जाम में पहचान सकते हैं कि आपका ग्रुप प्लस एम है या माइनस एम है। तो सबसे पहले हम सिंस प्लस एम की बात कर रहे हैं तो हम प्लस एम के लिए ट्रिक लगा लेते हैं। इफ एनी ग्रुप और एटम हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर and present in lone pair and present in conjugation, then those groups are known as plus m groups। तो जैसा कि पहले एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे इस ग्रुप के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये ट्रिक हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे इस ग्रुप के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी कोई ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो और अगर वो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में मौजूद होता है तो हम वैसे ग्रुप को क्या कहते हैं, प्लस एम ग्रुप कहते हैं। तो ये सब लोग ध्यान में रखेंगे, ये एक छोटा सा कंडीशन है एग्जाम में आइडेंटिफाई करने का। जैसे अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल्स ले लूँ, लेटर से मेरे पास एक सिस्टम है जहाँ पे O नेगेटिव लगा हुआ है, एक सिस्टम है जहाँ पे SH नेगेटिव लगा हुआ है। इसी तरह से लेटर से यहाँ पे आपके पास NHCOCH3 लगा हुआ है। इसी तरह से लेटर से OC डबल बॉन्ड OCH3 लगा हुआ है। तो गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले केस में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेसिकली ये ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में है और इसके पास है नेगेटिव चार्ज, तो ये ग्रुप आपका किस तरह का ग्रुप कहलाएगा, प्लस एम। यहाँ भी देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन द सल्फर एटम इज एक्चुअली मेकिंग कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग and again it is having negative charge, so this group is also acting as a plus m group। now come to this group। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, गौर से देखो, एक ये वाला बॉन्ड कार्बन के साथ, बेंजीन के कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है और एक ये वाले कार्बन के साथ बनाया है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन बच्चों बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 15 से, जिसके वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ करके 3 बॉन्ड बना लिया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है तो इसका मतलब इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो जब कोई ग्रुप आपका लोन पेयर वाला होगा या नेगेटिव चार्ज वाला होगा और अगर वो कॉन्जुगेशन में मौजूद होगा तो हम कहेंगे इस ग्रुप को प्लस एम ग्रुप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप आपका लगा है उसके अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ, ये जो आपका बेंजीन का डबल बॉन्ड है उसके साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, और ये भी कंडीशन हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेशन का। तो ये ग्रुप हमारा कॉन्जुगेशन में है और प्लस इसके पास है लोन पेयर, तो ये ग्रुप भी आपका कैसा ग्रुप होगा बच्चों, प्लस एम ग्रुप होगा। यहाँ भी देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16 से, जिसके वैलेंस शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इसने 2 बॉन्ड बना लिए, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 लोन पेयर। तो फिर से आप देखिए, ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। तो सिंस ये ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में है और प्लस इसके पास है लोन पेयर, तो ये ग्रुप आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस एम ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं आपको ऐसा कोई सिस्टम दे दूँ, लेट अस से CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे O नेगेटिव है, एग्जैक्टली ऐसा ही ग्रुप है। यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ के O नेगेटिव में डिफरेंस देखो।
ऊपर वाले में जो O नेगेटिव है वो एक्चुअली में इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, बट क्या यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर O नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है? नहीं ना। तो अगर यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है ना, तो इस O नेगेटिव को हम प्लस एम ग्रुप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्लस एम के लिए क्राइटेरिया ही क्या होता है, ग्रुप आपका किस में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल दे दूँ और यहाँ पे लेटर से एंड में मैंने NH2 लगा दिया, जैसा कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि NH2 ग्रुप आपका किस तरह का ग्रुप होता है बच्चों, प्लस एम ग्रुप होता है। लेकिन कब होता है, जब ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में मौजूद होता है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो यहाँ पे इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेशन की जब बात होती है तभी जाके हम प्लस एम की बात या माइनस एम की बात करते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है जो आप सब लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं सीक्वेंस के ऊपर बच्चों। सीक्वेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है बच्चों। स्पेशली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के सीक्वेंस आते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, या रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, उन सब के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए प्लस एम एंड माइनस एम का सीक्वेंस याद होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो उन क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको होगी। तो अभी जस्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्लस एम का सीक्वेंस क्या है बच्चों। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटल वे है, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स का क्या क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, कौन कितना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है हमारा, सबसे अच्छा प्लस एम ग्रुप है हमारा CH2 नेगेटिव। बट ध्यान रखिएगा, जिन ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ ये अपना प्लस एम इफेक्ट तभी लगाएंगे अगर ये ग्रुप कहाँ पे मौजूद है बेटा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो हम प्लस एम की बात नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा है CH2 नेगेटिव, देन होगा NH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम हियर। देन होगा आपका O नेगेटिव, देन आपका होगा NH2, देन आपका होगा NHR, जिसमें एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से शिफ्ट कर दिया। देन होगा NR2, जहाँ दोनों हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दिया है। देन होगा OH, देन होगा OR, देन होगा आपका NH COCH3, देन होगा OCOCH3, एंड देन होगा हैलोजन। हैलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब ध्यान दीजिएगा, इस सीक्वेंस को याद कैसे रखना है। मैं कोई यहाँ पे कोई याद रखने के लिए कोई लाइन नहीं बताऊंगी, सारा आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली इस सीरीज़ को याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग के जो 3 स्पीशीज़ है बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड रेस्ट अदर आर न्यूट्रल। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, रेस्ट अदर आर न्यूट्रल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्पीशीज़ आपका नेगेटिवली चार्ज है और एक स्पीशीज़ आपका न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास ज़्यादा होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ के पास। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वही आपका बेटर डोनर होगा, उसी जगह से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होगी वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के पास ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इस सीरीज़ के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ को मैंने पहले लिखा है, उसके बाद न्यूट्रल को लिखा है। अब नेगेटिव चार्ज भी 3 तरह के हैं बच्चों, तो एग्ज़ाम में कैसे याद रखें? तो इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं बेटा। पहला वाला जो हमारा स्पीशीज़ है वो कार्बन नेगेटिव है, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन एटम आपका डोनर है। दूसरे जगह पे नाइट्रोजन आपका डोनर है और तीसरे जगह पे आपका ऑक्सीजन डोनर है।
ठीक है। अब जैसा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करना चाहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की एंड देन कार्बन की। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करना चाहेगा ईजिली, आसानी से तो देगा नहीं इलेक्ट्रॉन। इसलिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, उसका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का जो टेंडेंसी होता है वो कम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, या फिर यहाँ पे हम सिंस प्लस एम की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही करता है, ये आपका क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम मतलब अगर डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो प्लस एम टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है? कार्बन। तो इसलिए सबसे अच्छा प्लस एम कौन होगा इन तीनों के बीच में? कार्बन, फिर नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। तो आई होप यहाँ तक सब लोगों को याद हो गया होगा। अब आते हैं स्टार्टिंग के इन तीन के बीच में, NH2, NHR और NR2। ठीक है। अब देखो बच्चों, NH2, NHR और NR2 में कैसे याद रखोगे? इसके पीछे भी एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। NH2, NHR एंड NR2। अगर बच्चों यहाँ पे गौर से देखोगे, लेटर से यहाँ पे मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ये NH2 लेटर से किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच है। ठीक है, क्योंकि हम तो इसके प्लस एम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रुप आपका क्या होगा? किसी न किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगा होगा। अब इस नाइट्रोजन के साथ क्या है बच्चों? 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक इसके पास है लोन पेयर, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा जिसके साथ नाइट्रोजन लगा है, एक इसके पास है लोन पेयर और एक इसके पास क्या है? हाइड्रोजन, और एक इसके पास क्या है? आर ग्रुप है। और यहाँ पे भी क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसके अंदर नाइट्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप है और एक इसके पास है लोन पेयर। अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? छोटा है, ये हाइड्रोजन आपका छोटा है। यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक बल्कि ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दोनों ही बल्कि ग्रुप्स लगे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 बल्कि ग्रुप अगर होगा तो 2 बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट? नाइट्रोजन और ये जो हमारा बॉन्ड एंगल है RNR, ये जो हमारा है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिखना चाहूँगी। इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक आपके पास R है, एक आपके पास R है और एक जगह से ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि ये 2 बल्कि ग्रुप है। 2 बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होगा? रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो दूर जाने की वजह से क्या होगा? इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ लगा है, ये भी नाइट्रोजन के साथ लगा है, और सिंस ये दोनों बल्कि ग्रुप है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो बल्कि ग्रुप के बीच में बच्चों क्या होगा? यहाँ पर रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्या होंगे? थोड़े से दूर चले जाएंगे। तो दूर जाने की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेटर से यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारा θ1 है। इसी तरह से अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो ये कैसा है? देखिए, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लेटर से नाइट्रोजन है जिसपे एक लोन पेयर है, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपके पास R है। और पहले वाले सिस्टम के अंदर क्या है बच्चों? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें एक नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर है और दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों हाइड्रोजन छोटे छोटे हैं तो इनके बीच में रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा, यहाँ रिपल्शन सबसे मैक्सिमम होगा। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम होगा, लेटर से इसको बॉन्ड एंगल θ3 ले लेती हूँ, इसको θ2 ले लेती हूँ। तो अगर मैं एंगल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ पे है बच्चों? θ1 में।
फिर थीटा 2 में, एंड देन थीटा 3, सबसे लीस्ट एंगल आपका थीटा 3 है। ठीक है, अब एंगल अगर बढ़ता है बच्चों तो एंगल के बढ़ने की वजह से एस कैरेक्टर बढ़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाती हूँ। जैसे अगर सपोज आपके पास कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल लेटर से sp है, एक sp2 है और एक sp3 है। आप सबको पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल sp के केस में कितना होता है, 180 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री और यहाँ पे 109.5 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ पे ज़्यादा है, तो sp के अंदर 50% होता है, sp2 के अंदर आपका कितना होता है 35.5% होता है और यहाँ पे 33.3% होता है और यहाँ पे 25% होता है। तो बच्चों आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो गौर से देखिए एक बात को कि एंगल अगर बढ़ रहा है 109.5 डिग्री से अगर 180 डिग्री एंगल की तरफ जा रहे हैं तो एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है, और एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइमल्टेनियसली आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर भी तो बढ़ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब जितना ज़्यादा एंगल होगा उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा होगा। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस ग्रुप की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश तो करेगा नहीं, क्योंकि जस्ट अभी मैंने एक पॉइंट कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होता है डोनर एटम का उसका प्लस एम टेंडेंसी उतना ही कम होता है। तो इसका मतलब अगर इन तीनों ग्रुप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, बिकॉज मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेसर विल बी द प्लस एम इफेक्ट। इसी वजह से इन तीनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए बेटा तो NH2 सबसे अच्छा है, फिर NHR और फिर NR2। और आप लोग याद रख सकते हैं जैसे जैसे हाइड्रोजन को हटा के हम अल्काइल ग्रुप्स लगाते चले जाएंगे प्लस एम इफेक्ट उसका कम होता चला जाएगा। और एक्चुअल रीज़न क्या है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया है। नाउ इनके बीच में भी सेम लॉजिक लगेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे फिर से इसी लॉजिक के थ्रू हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका क्या है, छोटा सा है, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप थोड़ा सा बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इस डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो प्लस एम टेंडेंसी कम हो जाती है। अब इस सीक्वेंस के अंदर नाइट्रोजन वाले ग्रुप को मैंने पहले क्यों लिखा है, तो अभी जस्ट मैंने कहा बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है डोनर का उतना ही उसका प्लस एम टेंडेंसी होता है। इसलिए नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप होगा उसका प्लस एम एबिलिटी बच्चों ऑक्सीजन वाले ग्रुप से ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज, फिर नाइट्रोजन वाले ग्रुप, फिर ऑक्सीजन वाले ग्रुप। एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, ये नाइट्रोजन वाला डोनर होने के बावजूद ऑक्सीजन के बाद आ रहा है। तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये कौन सा ग्रुप है, गौर से देखिए। लेट अस से मैंने इस ग्रुप को इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ लगा दिया। कौन सा ग्रुप है ये, NHCOCH3। हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए सेम हमारा ग्रुप है NHCOCH3। अब सिंस यहाँ पे आप गौर से देखो बच्चों, ये जो हमने ग्रुप लगाया है इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका प्लस एम इफेक्ट तो दिखाएगा ही। बट डोनर एटम नाइट्रोजन होने के बावजूद इसका जो प्लस एम एबिलिटी होता है वो ऑक्सीजन बेस्ड डोनर से कम होता है। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों इसके पीछे। मैं इसको साथ साथ में कंपेयर कर लेती हूँ ऑक्सीजन वाले ग्रुप के साथ। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे OCH3 लगा दिया, R मैंने मिथाइल ले लिया है। अब गौर से देखिए बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बट स्टिल ये हमारा क्या है,
ये हमारा ज़्यादा अच्छा प्लस एम ग्रुप होगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा प्लस एम ग्रुप होगा एज कम्पेयर टू दिस, जो कि हम इस सीक्वेंस के अंदर देख सकते हैं। इस सीक्वेंस में देखिए OR का R यहाँ पे मिथाइल ले लिया है मैंने क्वेश्चन में, इसका प्लस एम एबिलिटी इस ग्रुप के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा रीज़न इसके पीछे ये है कि यहाँ गौर से देखिए कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन बना रहा है और प्लस अपने भी ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर कंप्लीटली इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे वो दो में रेजोनेंस कर रहा है। इस तरह के कॉन्जुगेशन को कहा जाता है बच्चों क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को नहीं मिल रहा है। इसको जितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप उसको सप्लाई नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन का कोई केस ही नहीं है। इसके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो 100% इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ही मिल रहा है। इसलिए ये हमारा एक अच्छा प्लस एम ग्रुप होगा एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। तो इसीलिए OCH3 हमारा पहले आता है, मतलब OR ग्रुप हमारा पहले आता है एज कंपेयर टू NHCOCH3। अब अगर बात करें इन दोनों के बीच में तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसके साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ भी कॉन्जुगेशन करेगा, अपने ग्रुप के साथ भी करेगा। यहाँ भी क्या है बच्चों, ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ करेगा, अपने ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन करेगा। तो दोनों ही जगह पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो अब इनके बीच में कैसे डिसाइड करें, तो इनके बीच में डिसाइड करेंगे डोनर एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके। तो यहाँ डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉजिक कहा दिया, यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा डोनर एटम का होता है उसका प्लस एम एबिलिटी उतना ही कम होता है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कम है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, अच्छा डोनर होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन बेस्ड। अब रही बात हैलोजन की, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, भले ही हैलोजन का प्लस एम इफेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट प्लस एम इफेक्ट जो होता है हैलोजन का बहुत ही पुअर होता है। हैलोजन हैव वेरी पुअर प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि हैलोजन के केस में यूजुअली हम -I इफेक्ट ही कंसीडर करते हैं। इसके अंदर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर किया जाता है, इसके अंदर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात नहीं करते हैं। अब अगर हम हैलोजन के सीक्वेंस की बात करें बच्चों, तो इसके पीछे भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। लेट अस से मैं आपको एक सिस्टम देती हूँ, मान के चलिए ये मेरे पास एक बेंजीन का रिंग है जिसमें एक फ्लोरीन लगा हुआ है, जिसका लोन पेयर बेंजीन के इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। उसी तरह से बच्चों लेट अस से क्लोरीन का लोन पेयर भी इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, और उसी तरह से लेट अस से ब्रोमीन भी बना रहा है और आयोडीन भी बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि सबसे अच्छा प्लस एम ग्रुप कौन सा है, तो कैसे इसको हम पता लगाएंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो फ्लोरीन है इसके जितने भी लोन पेयर हैं, इनमें से कोई एक लोन पेयर आपका कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये जो लोन पेयर होगा ना, ये एक्चुअली में लोन पेयर आपका कहाँ पे होगा, फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में होगा। One of the lone pair will be present in 2p orbital of fluorine, and this p orbital will be parallel to the p orbital of carbon। क्योंकि हमेशा याद कीजिए हमारा रेजोनेंस का कॉन्जुगेशन का कंडीशन क्या होता है, 2 p ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं, तभी जाके पाई इलेक्ट्रॉन की हम डीलोकलाइजेशन करवा सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा सकते हैं। तो एक्चुअली में कार्बन का 2p ऑर्बिटल और फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप में इन्वॉल्व होगा। बट यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, तो कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल ही है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे अब Cl है, और Cl आपका फ्लोरीन के नीचे आता है, तो उसके लोन पर कौन से ऑर्बिटल में होंगे, 3p ऑर्बिटल में होंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल ही है, लेकिन ब्रोमीन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, 4p ऑर्बिटल होगा। और अगर आयोडीन के केस की बात करें तो कार्बन तो 2p ऑर्बिटल ही अपना यूज़ करेगा, बट आयोडीन का कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चों, 5p ऑर्बिटल होगा।
तो अब यहाँ देखिए जैसे जैसे ऑर्बिटल के बीच में साइज के अंदर डिफरेंस आता रहेगा, इनके बीच में ओवरलैपिंग बहुत ही पुअर होती रहेगी। सबसे अच्छा ओवरलैपिंग कहाँ पे होगा? 2p एंड 2p के बीच में, उसके बाद 2p 3p, उससे पुअर 2p 4p, और सबसे पुअर कहाँ पे होगा? 2p 5p के बीच में। तो जितना ज़्यादा आपका ओवरलैपिंग बच्चों इफेक्टिव होता है ना, उतना ही अच्छा बॉन्ड बनता है। और हर एक स्पीशीज़ की डिमांड क्या होती है? एक स्टेबल बॉन्ड बनाने की। तो सबसे स्टेबल बॉन्ड यहाँ पे चारों हैलोजन में से कौन बना पा रहा है? फ्लोरीन। इसीलिए यहाँ पे हम प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा मानते हैं? फ्लोरीन का मानते हैं। तो सबसे अच्छा प्लस एम यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, देन आपका ब्रोमीन होगा, एंड देन बच्चों यहाँ पे कौन सा होगा? आयोडीन होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्लस एम का एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सपोज अगर बच्चों लेट अस से बेंजीन रिंग पे मैंने कोई प्लस एम ग्रुप लगा दिया, मान के चलिए बेंजीन पे NH2 ग्रुप है, और इस NH2 ग्रुप के अंदर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, मतलब ये कॉन्जुगेशन में मौजूद है। और जब भी कोई ग्रुप आपका कॉन्जुगेशन में होता है और अगर उसके ऊपर लोन पेयर होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमने उस ग्रुप को क्या कहा था? प्लस एम। ऑलरेडी मैं ट्रिक आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप हमारा बेंजीन पे लगा होता है उससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन एटम्स है, ये दोनों, इनको ऑर्थो कहते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन को मेटा कहा जाता है, और जस्ट इसके ऑपोजिट वाले कार्बन को पैरा कहा जाता है। अब गौर से देखिएगा, ये जो NH2 ग्रुप है जब बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, तो होगा क्या? ये लोन पेयर हमने यूज़ कर दिया कॉन्जुगेशन में। जैसे ही कॉन्जुगेशन में गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के नेगेटिव चार्ज कहाँ पे देगा? ऑर्थो पोजीशन को। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, और NH2 के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि ओवरऑल चार्ज आपका न्यूट्रल होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर बच्चों बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज जो है अभी इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है, तो इसको कॉन्जुगेशन में आते ही यहाँ पे आपका पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये पाई और यहाँ भी पाई बॉन्ड आपका अवेलेबल है। उसी तरह से बच्चों अगर इस नेगेटिव चार्ज को इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में लगवा दोगे तो फिर से यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑर्थो पे भी नेगेटिव चार्ज हमारा बन गया। एंड लास्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड फिर से कॉन्जुगेशन में है, और उस कॉन्जुगेशन के चलते यहाँ पे फिर से क्या होगा बच्चों? एक बेंजीन रिंग दोबारा से जनरेट हो जाएगा और यहाँ NH2 आ जाएगा। अब गौर से देखिए, अगर मैं इन पांचों को मिला के इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाता है इसकी बात मैंने डिटेल में रेजोनेंस के पार्ट 1 में डिस्कस किया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार देख सकते हैं। ये जो हमारा NH2 है, अब गौर से देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये रिंग के अंदर 100% डीलोकलाइज हो चुका है। तो इसको मैं इस तरह से दिखा दूंगी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है हर कार्बन कार्बन के बीच में अपीयर हो रहा है, साथ साथ में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ चुके हैं, तो इनको भी मैं डॉटेड लाइन से दिखा देती हूँ। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, तो आप देखिए इन स्ट्रक्चर में, इन तीनों स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे प्लस है तो उसको डेल्टा प्लस से दिखा देते हैं। इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है ऑर्थो पे, तो इसको डेल्टा नेगेटिव। इस स्ट्रक्चर की वजह से पैरा पे नेगेटिव आएगा, और इस स्ट्रक्चर की वजह से फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा। मतलब कहना ये चाह रही हूँ मैं कि इस प्लस एम ग्रुप की वजह से आपका नेगेटिव चार्ज इस NH2 के रेस्पेक्ट में कहाँ कहाँ पे आ रहा है बच्चों? इस ऑर्थो पे आ रहा है एज वेल एज पैरा पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्लियर मतलब ये बनता है कि अगर मान के चलिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दूं, तो इलेक्ट्रोफाइल किस तरह के स्पीशीज होते हैं बच्चों? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे ये अटैक करना प्रेफर करेंगे। तो अगर हम
NH2 के प्रेजेंस में हम देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और मेटा पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं हुआ। मतलब NH2 का काम क्या है यहाँ पे, NH2 क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा ये किस पोजीशन पे इंक्रीज कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो अगर ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करना या तो पैरा पोजीशन पे अटैक करना। तो इसीलिए NH2 ग्रुप या जितने भी प्लस एम ग्रुप्स होते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को कौन कौन से पोजीशन पे लेके आना चाहेंगे, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे लेके आना चाहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लस एम इफेक्ट बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम माइनस एम के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उसके ऊपर भी हमारा मेन फोकस रहेगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एज वेल एज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।